हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लेके चल रहे हैं और आपको पता है कि हम मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं उन सभी का मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। और जानते रहिएगा हमारी ये सेकंड बुक्स चल रही है। और जानते रहिएगा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जानते रहिएगा अर्थशास्त्र, जानते रहिएगा इकोनॉमिक्स के 150 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टिगत व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो किसका किया जाता है। तो जानते रहिएगा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर यही व्यष्टिगत जहाँ आया है, अगर व्यष्टिगत के स्थान पर होता समष्टि, अगर होता समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो किसका किया जाता है। तो जानते रहिएगा समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो जानते रहिएगा व्यष्टिगत में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जानते रहिएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना किस प्रणाली का उदाहरण है। तो जानते रहिएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने वाली जो प्रणाली है वो कहलाती है आगमन प्रणाली। तो आगमन प्रणाली देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा यही क्वेश्चन अगर ये होता कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली प्रणाली क्या कहलाती है, मतलब इसका जस्ट उल्टा, अगर सामान्य से विशिष्ट की बात होती तो उसे हम बोलते निगमन प्रणाली, जानते रहिएगा। तो अगर कहेंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर तो उसे बोलेंगे आगमन प्रणाली, और बोलेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर उसे बोलेंगे निगमन प्रणाली, जानते रहिएगा। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथन किसका है। देखिए कथन क्या है कि आर्थिक नियम वस्तुतः काल्पनिक होते हैं, जानते रहिएगा यह कथन है सेलिगमैन का। तो सेलिगमैन देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य है, तो क्या है। तो जानते रहिएगा अर्थशास्त्र का जो अध्ययन का जो उद्देश्य होता है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होता है। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, तो कौन सी अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। देखिए ऑप्शन ए में है जीवन रक्षक अनिवार्यताएं, बी नंबर पे है कुशलता रक्षक अनिवार्यताएं, और देखिए सी में है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यताएं, और देखिए डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा अनिवार्य जो आवश्यकताएं होती हैं ये तीनों ही हमारे होते हैं ऑप्शन ए बी सी, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 6 नंबर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की मांग में आनुपातिक कमी, तो कमी क्या होती है। तो जानते रहिएगा जो विलासित संबंधी जो आवश्यकताओं की जो मांग है उसमें जो आनुपातिक जो कमी होती है वो कीमत में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। तो देखिएगा ऑप्शन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कीमत में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन ए आया है, देखिए क्या कह रहा है कि आवश्यकताएं सीमित होती हैं, बिल्कुल गलत है क्योंकि आवश्यकताएं असीमित होती हैं। फिर देखिए बी नंबर पर है सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सकती, बिल्कुल भी नहीं, सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, कुछ न कुछ कमियां रह ही जाएंगी। फिर देखिए सी नंबर पर है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लिया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लिया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो जानते रहिएगा अर्थशास्त्र का जो जनक है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या मतलब होता है। तो जानते रहिएगा अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता पैदा करना या फिर बढ़ाना, उपयोगिता को पैदा करना या उपयोगिता को बढ़ाने को ही बोलते हैं अर्थशास्त्र में उत्पादन। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है उपयोगिता पैदा करना या बढ़ाना, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानवीय पूंजी का अर्थ है, तो मानवीय पूंजी का क्या अर्थ होता है। तो जानते रहिएगा मानवीय पूंजी का मतलब होता है लोगों की दक्षता और कुशलता का संचयन करना। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है लोगों की दक्षता और कौशल का संचय करना, तो इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आर्थिक वस्तु है। देखिए ऑप्शन ए में है दूध, बी नंबर पे है नदी का पानी, सी नंबर पे है स्वर्ण, और डी में है सिनेमा घर का टिकट। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें नदी का पानी जो है गैर आर्थिक वस्तु है, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बचत की अक्षमता किन कारणों से होती है। तो जानते रहिएगा बचत की जो अक्षमता होती है वो निर्धनता से भी होती है, मुद्रा प्रसार से भी होती है, और सी जो ऑप्शन है निम्न उत्पादन से भी होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त
सही, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा आया है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीन वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र का ढाल होता है। तो हीन वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है, तो जानते रहिएगा वो होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त मांग का उदाहरण नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में आया है रोटी और मक्खन की मांग, बी नंबर पर है क्रिकेट बॉल व बैट आदि, और सी नंबर पेन एवं स्याही, और डी में है कोयला व बिजली। तो जानते हैं कि चारों की बात करें ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है कोयला व बिजली, जानते रहिएगा कोयला व बिजली जो है जानते रहिएगा ये संयुक्त मांग का उदाहरण नहीं है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनधिमान अनधिमान वक्र से आशय है। तो अनधिमान वक्र से क्या आशय होता है, तो जानते रहिएगा अनधिमान वक्र से आशय होता है वह संयोग पथ जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। और देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में आया है वह संयोग पथ जहां पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 21 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम किसके अंतर्गत संतुलन को स्पष्ट करता है। तो जानते रहिएगा जो सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम होता है वो उपभोक्ता के अंतर्गत संतुलन को स्पष्ट करता है। तो उपभोक्ता देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है उपभोक्ता के अंतर्गत, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता की बचत का विचार किसने प्रतिपादित किया। तो जानते रहिएगा उपभोक्ता की बचत का विचार प्रतिपादित किया था मार्शल ने, तो मार्शल देखिए डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर। देखिए 23 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नतर अनधिमान वक्र की तुलना में उच्चतर अनधिमान वक्र अपेक्षाकृत संतुष्टि प्रदान करेगा। तो कितना करता है, जानते रहिएगा हमेशा ही अधिक करता है, तो अधिक देखिए कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक करेंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन वस्तु का उदाहरण है, तो कौन सा है, देखिए ऑप्शन में है चाय एवं कॉफी, बी नंबर पर है डबल रोटी एवं मक्खन, सी नंबर पर है पेन एवं स्याही, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा प्रतिस्थापन वस्तु का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है चाय एवं कॉफी, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो जानते रहिएगा स्थैतिक जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध वर्तमान से, वर्तमान देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनिवार्य आवश्यकता का उदाहरण है, तो क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है एक अच्छा हवादार मकान, बी नंबर पर एक पेन, सी नंबर पर एक पोशाक जोड़ा, और डी में है भोजन की न्यूनतम मात्रा। तो जानते रहिएगा अनिवार्य आवश्यकता का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है भोजन की न्यूनतम मात्रा, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है, तो क्या हो जाती है, तो जानते रहिएगा पूर्ण तृप्ति बिंदु पर जो सीमांत उपयोगिता होती है वो शून्य हो जाती है, शून्य दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम को गोसेन का कौन सा नियम कहा जाता है। तो जानते रहिएगा सीमांत उपयोगिता का हास नियम को जानते रहिएगा गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, तो प्रथम देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता कब ऋणात्मक हो जाती है। तो जानते रहिएगा शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद, जानते रहिएगा शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद जो सीमांत उपयोगिता होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 25 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि का उपभोग के कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस वस्तु की मांग लोच कही जाएगी। तो क्या कही जाएगी, जानते रहिएगा उस मांग की लोच कही जाएगी इकाई लोच। इकाई लोच देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो मांग की आड़ी लोच होती है, तो कैसी हो जाती है, तो जानते रहिएगा तब जो है मांग की जो आड़ी लोच होती है वो अनंत हो जाती है। अनंत देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की लोच का अर्थ होता है, तो क्या होता है, तो जानते रहिएगा मांग की लोच का जो अर्थ होता है जानते रहिएगा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को ही मांग की लोच कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच होती है, तो कैसी होती है, तो जानते रहिएगा पूरक वस्तुओं की जो मांग की जो आड़ी लोच होती है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक देखिए कहाँ है, देखिए सी नंबर पे है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब मांग वक्र एक सरल रेखा होती है तो उसके मध्य बिंदु पर मांग की लोच बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, तो जानते रहिएगा जो मांग की लोच होती है वो एक के बराबर होती है। तो एक देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु के मूल्य में 5% का परिवर्तन होता है तथा उसकी मांग में 10% का परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में मांग की लोच
लोच होगी तो उस स्थिति में मांग की लोच क्या हो जाती है? तो जानते रहिएगा उस स्थिति में मांग की लोच जो होती है वो इकाई से अधिक हो जाती है। तो इकाई से अधिक देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असत्य कथन छांटी है। तो असत्य मतलब इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कोई गलत है, तो गलत वाला हमें देखना है। देखिए ऑप्शन ए में है रोटी की मांग साधारणतः बेलोचदार होती है, तो ये तो कथन सही निकल गया। फिर देखिए बी नंबर पर है कार की मांग लोचदार होती, ये भी कथन सही है। फिर देखिए सी में है प्रत्येक वस्तु की मांग लोचपूर्ण होती है, ये कथन असत्य है। जानते रहिएगा प्रत्येक वस्तु की मांग लोचपूर्ण नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पूंजी की एक स्थिर मात्रा के साथ श्रम की 10 इकाइयों के प्रयोग के कारण कुल उत्पादन 120 रहा हो तो श्रम का औसत उत्पादन होगा। तो जो औसत उत्पाद होगा वो क्या होगा? तो जानते हैं कि तब जो श्रम का जो औसत उत्पाद होगा वो होगा 12%। 12 देखिए कहाँ है? देखिए 12 आया है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकाल में स्थिर साधन होगा। तो दीर्घकाल में स्थिर कौन साधन होगा? देखिए ऑप्शन में है श्रम, बी नंबर पे है मशीन, सी नंबर पे है भवन और डी में है कोई भी नहीं। तो जानते रहिएगा दीर्घकाल में स्थिर साधन कोई भी इनमें से नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है कोई भी नहीं, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 14 नंबर देखिए कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो क्या है? तो जानते रहिएगा अगर आपको बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो आपके पास श्रमिकों की संख्या मतलब मजदूरों की संख्या भी अधिक होनी चाहिए, लेबर्स की। तो देखिए ऑप्शन देखिए बी में है श्रमिकों की संख्या अधिक होना चाहिए, तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 41 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, तो किसे होती हैं? देखिए ऑप्शन में है एक फर्म को, बी नंबर पर है छोटे उत्पादक को, सी नंबर पर है बहुत सी फर्मों को और डी में है बड़े उत्पादक को। तो जानते रहिएगा बाह्य जो बचतें प्राप्त होती हैं वो होती हैं बहुत सी फर्मों को होती हैं, तो बहुत से फर्म देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखो ऑप्शन ए में है बाह्य मितव्यय उद्योग के समान विकास पर निर्भर कर होती हैं, बी नंबर में बाह्य मितव्यय मजदूरों पर निर्भर करती हैं, सी में है बाह्य मितव्यय जो है निर्यात पर निर्भर करती है और डी में है बाह्य मितव्यय जो है आयात पर निर्भर करती है। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ए जो आया है, बाह्य मितव्यय जो है उद्योग के समान विकास पर निर्भर होती है, इसलिए हम बी नंबर ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्पादन फलन सहजाती हो तो समन्वितिक उत्पादन रेखाएं मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी, तो कैसी हो जाएगी? तो जानते रहिएगा उत्पादन रेखा मूल बिंदु से जाने वाली जो रेखा होगी वो सीधी हो जाएगी। सीधी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन में है पूंजी, बी नंबर पर है भूमि, सी नंबर पर है श्रम और डी नंबर पर है मशीन। तो जानते रहिएगा भूमि जो है ये प्रकृति का निःशुल्क उपहार, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेतन किस उत्पादन साधन का पुरस्कार है? तो जानते रहिएगा वेतन जो है वो श्रम का पुरस्कार होता है, तो श्रम देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम की कार्य क्षमता के पहलू हैं, तो कौन से हैं? तो जानते रहिएगा श्रम की जो कार्य क्षमता के जो पहलू हैं वो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों। यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है परिमाणात्मक और गुणात्मक, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी का प्रतिफल है, तो क्या होता है? तो जानते रहिएगा पूंजी का जो प्रतिफल होता है वो ब्याज होता है। ब्याज देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगठन किस प्रकार का कार्य करता है? तो जानते रहिएगा जो संगठन होता है वो मानसिक कार्य करता है। मानसिक देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 43 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन ए में है पूंजी संपत्ति के आकार में वृद्धि, बी नंबर पर है श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, सी नंबर पर भूमि की मात्रा में वृद्धि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के लिए निम्न कथनों में से जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए है, पूंजी संपत्ति के आकार में वृद्धि होती है, तो इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पैमाने के घटते हुए प्रतिफल नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखो ऑप्शन ए में है साधनों के अनुपात में 8% की वृद्धि, उत्पादन में 5% की वृद्धि। तो जानते रहिएगा हमारा पहला ही ऑप्शन जान लीजिए सही निकल गया है कि जानते रहिएगा पैमाने के घटते हुए प्रतिफल नियम के संदर्भ में जो हमारा कथन सही है वो ऑप्शन नंबर ए ही है कि साधनों के अनुपात में 8% की वृद्धि और उत्पादन में 5% की वृद्धि। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इसलिए हम ए नंबर को ही क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रतियोगिता की दशा
काल्पनिक होती है, तो जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो सी आया है पूर्ण प्रतियोगिता, जानते रहिएगा जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है इसकी दशा काल्पनिक होती है, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं होती हैं तो कैसी होती हैं, तो जानते रहिएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो वस्तुएं होती हैं वो समरूप होते हैं। समरूप देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 47 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द्वयात्मक प्रतियोगिता है तो कौन सी है, तो जानते रहिएगा द्वयात्मक जो प्रतियोगिता होती है जानते रहिएगा जिसमें किसी बाजार में एक वस्तु के दो उत्पादक हों, तो जानते रहिएगा जिसमें किसी बाजार में एक वस्तु के दो उत्पादक हों उसी को बोलते हैं हम द्वयात्मक प्रतियोगिता। और देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में आया है ये, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवसर लागत है तो अवसर लागत क्या होता है, तो जानते रहिए त्यागी गई वस्तु या सेवा का जो मूल्य होता है उसी को हम बोलते हैं अवसर लागत। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख लागत का दूसरा नाम है, तो क्या है प्रमुख लागत का दूसरा नाम, तो जानते रहिएगा प्रमुख लागत का जो दूसरा नाम होता है वो जानते रहिएगा परिवर्तनशील लागतें, जो जानते रहिएगा परिवर्तनशील जो लागतें होती हैं वो प्रमुख लागत का दूसरा नाम है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक लागत का आशय है, तो मौद्रिक लागत का क्या आशय होता है, तो जानते रहिएगा मौद्रिक लागत का आशय होता है सामाजिक लागत। सामाजिक लागत देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांग वक्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो जानते रहिएगा मांग वक्र जो होता है वो सीमांत आगम वक्र कहलाता है, तो सीमांत आगम वक्र देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 56 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र लोचदार होती है, तो जो अपूर्ण जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो मांग वक्र होती है वो लोचदार कितनी होती है, तो जानते रहिएगा हमेशा अधिक होती है। अधिक देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता का उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता से होता है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता का जो उत्पादन होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता से कैसे होता है, तो जानते रहिएगा हमेशा ही कम होता है। कम देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 58 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकारी साम्य उस बिंदु पर होता है जहां, तो जहां क्या होता है, तो जानते रहिएगा एकाधिकारी साम्य उस बिंदु पर होता है जहां एमसीएमआर को काट देता है, तो एमसीएमआर को काटने की बात कहां, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकाल में एकाधिकारी को लाभ होता है, तो कितना होता है, तो जानते रहिएगा अल्पकाल में जो एकाधिकारी होता है जानते रहिएगा उसको शून्य या सामान्य लाभ या सामान्य हानि होता है। जानते रहिएगा जो अल्पकाल में अधिकारी को शून्य या सामान्य लाभ या फिर सामान्य हानि होता है, तो और देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है शून्य या सामान्य लाभ या सामान्य हानि, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 60 नंबर देखिए एक कथन आया हुआ है, ये कथन किसका है हमें ये देखना है। देखिए कथन क्या कह रहा है कि वस्तु के लिए सामान्य वस्तु के लिए दो या दो से अधिक कीमत वसूल करने की कीमत विभेद कहते हैं, तो ये किसका कथन है, तो जानते रहिए ये कथन है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आई है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 52 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मूल्य निर्धारण किन शक्तियों से होता है, तो जानते रहिएगा सामान्य मूल्य निर्धारण जो होता है वो मांग एवं पूर्ति के कारण होता है, तो मांग एवं पूर्ति देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 53 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जिस कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की एक निश्चित मात्रा क्रय करता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, जानते रहिएगा उसे कहा जाता है मांग मूल्य। तो जानते रहिएगा जिस कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की एक निश्चित मात्रा क्रय करता है उसे हम कहते हैं मांग मूल्य, तो मांग मूल्य देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक करें। 54 नंबर देखिए कुछ कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कुल लाभ वहां सर्वाधिक होता है जहां, तो जहां क्या होता है, जानते रहिएगा जहां पर टीआर और जो टीसी है की दूरी सर्वाधिक होती है, जहां टीआर और टीसी की दूरी सर्वाधिक होती है सबसे ज्यादा होती है वहीं पे पूर्ण प्रतियोगिता में कुल लाभ सर्वाधिक होता है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में है टीआर और टीसी की दूरी सर्वाधिक होती है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 55 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की तुलना की आवश्यक दशाएं हैं, तो क्या है, तो जानते रहिएगा पूर्ण जो उसके आवश्यक दशाएं हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन कट गए हैं, लेकिन हम आपको यही बता दे रहे हैं। जानते रहिएगा ए ऑप्शन में आया था एमसी इक्वल होता है एमआर के, बी नंबर पे आया है एमसी और आर के नीचे से काटे, मतलब एमसी जो है वो आर को नीचे से काटे, और सी नंबर पे आया था उपयुक्त दोनों, और डी में आया था इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों में कौन कौन से आएंगे,
देखिए जानते रहेगा कि ए नंबर पे जो आया था कि MC जो होता है वो इक्वल होता है MR के, पहला ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। और बी नंबर जो होना चाहिए कि MC जो होता है MR को नीचे से काटे। तो इसके लिए दो ऑप्शन को हम यहाँ पे अपने से नोट कर लेंगे, MC इक्वल होता है MR के और MC जो होता है MR को नीचे से काटे, यही हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ध्यान दें पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की संतुलन की आवश्यकता दशाएं ये दोनों हैं, कौन कौन सी हैं कि MC होना होता है MR के इक्वल होना चाहिए और जो MC है MR को नीचे से काटे। 61 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम श्रेणी का मूल विभेद तब होता है, कब होता है? तो जानते हैं कि प्रथम श्रेणी का मूल विभेद तब होता है जब एकाधिकारी वस्तु का मूल्य उपभोक्ता की समर्थ से वसूल करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही आया है कि एकाधिकारी वस्तु का मूल्य उपभोक्ता की समर्थ से वसूल करता है, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 62 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बात परोक्ष विधि के अंतर्गत एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए लागू होती है? देखिए ऑप्शन में है क्रेता संघ, बी नंबर पे सार्वजनिक प्रचार, सी नंबर पे संभावित प्रतियोगिता को बनाए रखना और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहेगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, संभावित प्रतियोगिता को बनाए रखना, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर। 63 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा उपाय उपयुक्त है? देखिए ऑप्शन में है सकारात्मक उपाय, बी नंबर पे है नकारात्मक उपाय, सी नंबर पे है उपयुक्त दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहेगा कीमत नियंत्रण के लिए जो उपयुक्त उपाय है वो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, सकारात्मक उपाय भी सही है और नकारात्मक ही है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी आया है कि उपयुक्त दोनों, हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 64 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकाल में जिन साधनों को केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता था उन्हें कहते थे, तो उन्हें क्या कहते थे? जानते रहे उन्हें पूर्णतया विशिष्ट कहते थे। तो पूर्णतया विशिष्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान केवल किसे मिलता है? तो जानते रहेगा लगान जो मिलता है वो सभी साधनों को प्राप्त होता है। देखिए ऑप्शन ए में है भूमि को प्राप्त होता है, बी नंबर पे है पूंजी साधन को प्राप्त होता है, सी नंबर पे सभी साधनों को प्राप्त होता है और डी में है साहसी को प्राप्त होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सभी साधनों को प्राप्त होता है, सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति की लोच होती है, तो कैसी होती है? तो जानते रहेगा उत्पत्ति के जो साधनों की जो पूर्ति की जो लोच होती है, जानते रहेगा न तो पूर्णतया बेलोच होती है और न तो पूर्णतया लोचदार होती है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में है न तो पूर्णतया बेलोच और न तो पूर्णतया लोचदार, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 66 देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है? तो जानते रहेगा औसत मजदूरी रेखा जो होती है ऊपर को बढ़ती हुई होती है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में आया है कि अपूर्ण प्रतियोगिता का जो के अंतर्गत जो होता है औसत मजदूरी रेखा जो होती है वो ऊपर की ओर बढ़ती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा ए नंबर सही हो जाएगा, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार लाभ है, तो क्या है लाभ? तो जानते रहेगा प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार जो लाभ है जानते रहेगा वो अनिश्चितता सहन करने का पुरस्कार है। तो अनिश्चितता सहन करने का पुरस्कार देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश का केंद्रीय बैंक वह है जो, तो किसी देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जानते रहेगा किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वह होता है जो बैंकों का बैंक होता है। तो बैंकों का बैंक जो होता है वही किसी देश का केंद्रीय बैंक कहलाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है बैंकों का बैंक, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नोट रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत नहीं की जाती है? तो जानते रहिएगा 1 रुपए की नोट, 1 रुपए की नोट रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत नहीं की जाती है और 1 रुपए देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा स्फीति का अर्थ है, तो क्या होता है मुद्रा स्फीति का अर्थ? तो जानते रहिएगा मुद्रा स्फीति का जो अर्थ होता है वो वस्तुओं और साधनों की कीमतों में वृद्धि को हम बोलते हैं मुद्रा स्फीति। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में है वस्तुओं और साधनों की कीमतों में वृद्धि, तो हम डी नंबर को क्लिक कर। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज का निर्धारणी सिद्धांत है, तो ब्याज का जो निर्धारणी जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो जानते रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा जो डी आया है हिग्स हेंसन, जानते रहेगा हिग्स हेंसन का जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं ब्याज का निर्धारणी सिद्धांत, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऋणी के द्वारा पूंजी के उपयोग के बदले में ऋणदाता को जो भुगतान दिया जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जानते रहेगा उसे कहा जाता है कुल ब्याज। कुल ब्याज देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स ने ब्याज का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो जानते हैं किन्स ने ब्याज का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे हम कहते हैं तरलता पसंदगी सिद्धांत। तो तरलता पसंदगी देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर देखिए सी बी में है तरलता पसंदगी, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 71 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ सदैव होता है, तो कैसे होता है? तो जानते हैं कि जो लाभ होता है वो सदैव हमेशा ही धनात्मक या ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक या ऋणात्मक देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 76 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी मुद्रा है? देखिए ऑप्शन में है
है स्वर्ण, बी नंबर पे है बचत पत्र, सी नंबर पे है चेक और डी में है मुद्रा नोट व सिक्के। तो जानते रहिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है मुद्रा नोट व सिक्के, जानते रहिए ये कानूनी मुद्राएं हैं, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय संबंधित है, तो किससे संबंधित होती है? जानते रहिए जो राष्ट्रीय आय है वो आर्थिक कल्याण से संबंधित होती है, तो आर्थिक कल्याण देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता की बचत को उदासीनता वक्र की सहायता से किसने मापा है? तो जानते रहिए उपभोक्ता की बचत को उदासीनता वक्र की सहायता से जो जिसने मापा था वो है प्रोफेसर हिग्स। प्रोफेसर हिग्स देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार चक्र की 4 प्रवस्थाएं कौन सी हैं? तो जानते रहिएगा व्यापार चक्र की जो 4 जो प्रवस्थाएं हैं वो है मंदी, पुनरुत्थान, समृद्धि और प्रतिसार। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में है मंदी, पुनरुत्थान, समृद्धि और प्रतिसार, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत हानि बराबर होती है, तो सीमांत जो हानि होती है वो किसके बराबर होती है? तो जानते हैं सीमांत हानि होती है वो सीमांत लागत होता है, डैश करके दिखाया है सीमांत आगम। ऑप्शन नंबर सी में दिखाया है सीमांत लागत और डैश करके है सीमांत आगम, तो इनके बराबर होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 81 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार की पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो जानते रहिएगा देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी आया है ये कीमत जो होती है वो इक्वल होता है औसत आगम के, और जो औसत आगम होता है वे इक्वल होता है सीमांत आगम के। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये सही है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत क्या होती है? तो जानते रहिएगा जब औसत लागत बढ़ती है तब जो सीमांत लागत होती है वो भी बढ़ती है। तो बढ़ता देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है बढ़ती है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य है, तो व्यापारिक बैंक जो होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जानते हैं जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है जमा प्राप्त करना एवं उधार देना। तो जमा प्राप्त करना और उधार देने की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 84 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साख नियंत्रण के लिए, तो साख नियंत्रण के लिए क्या जरूरी होता है? देखिए ऑप्शन में है भेदात्मक दरें अपनाई जाती है, बी नंबर पर साख राशनिंग की जाती है और सी नंबर पे है ब्याज दर में वृद्धि की जाती है और डी में है उपयुक्त तो सभी। तो जानते हैं कि साख नियंत्रण अगर करना है तो ये सारी ही चीजें उपयुक्त होती हैं। ऑप्शन हमारा ए बी सी ये तीनों ही सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त तो सही, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कल्याण अर्थशास्त्र को परिभाषित करने वाले हैं, तो कौन है? तो जानते हैं कि कल्याण अर्थशास्त्र को परिभाषित करने वाले हैं एसी पीगू। तो एसी पीगू देखिए कहां ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 91 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, तो मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है? तो जानते रहिएगा मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है। मूल्य का जो नियम होता है इसी चीज को व्यक्त करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है कि मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मांग का नियम यही अभिव्यक्त चूंकि करता है, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तत्परता से पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को और एक देश से दूसरे देश को जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो जानते हैं उसे हम कहते हैं पूंजी की गतिशीलता। तो जानते हैं पूंजी की गतिशीलता देखिए कहां है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 85 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है तो कितनी है? तो जानते हैं कि कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है प्रेजेंट की बात करें तो 12 रह गई हैं, पहले 19 थी लेकिन आपस में उनका कुछ का विलय हो गया है, तो विलय होने के बाद टोटल जो अभी बची है 12 है, तो हम 12 अपने से नोट कर लेंगे। जानते हैं कि कुल राष्ट्रीयकृत या कुल जो सरकारी जो बैंकों की संख्या है इस समय वो है 12, याद रखिएगा। फिर देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों का बैंक है तो कौन होता है बैंकों का बैंक? तो जानते हैं कि भारतीय रिजर्व जो है वो बैंकों का बैंक उसे कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी व्यापार क्या है? तो जानते हैं कि विदेशी व्यापार का मतलब होता है एक दूसरे देश को आयात निर्यात करना, मतलब अपनी वस्तुएं उनको देना और उनकी वस्तुएं खुद खरीदने को ही बोलते हैं विदेशी व्यापार। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है से दूसरे देश को आयात निर्यात, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 88 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बजट है तो बजट क्या होता है? तो जानते रहिएगा आगामी आय व्यय का अनुमान जो होता है, आगामी मतलब आने वाले जो आगे भविष्य में आने वाला जो आय व्यय होता है इसका जो अनुमान लगाया जाता है उसी को हम बोलते हैं बजट। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है आगामी आय व्यय का अनुमान, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निष्कृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह नियम
संबंधित है। तो यह नियम किससे संबंधित तो जानते रहेगा, यह नियम संबंधित है ग्रेसम के सिद्धांत से। जानते रहेगा, यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन हम बता देना आपको कि निष्कृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह नियम संबंधित है ग्रेशम के सिद्धांत से। ग्रेशम का सिद्धांत यह कहता है कि निष्कृष्ट मतलब जो खराब जो मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कौन सा नियम बताता है, हम ग्रेशम का सिद्धांत ये कहता है, जानते रहिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 93 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो जो नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, उसमें से कौन सा सत्य है। देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि दीर्घावधि में श्रम की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। बी नंबर देखिए है श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। सी नंबर देखिए कह रहा है कि श्रम की कार्य क्षमता के परिणात्मक एवं गुणात्मक 2 पहलू हैं। और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा जो ए बी सी ये तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 94 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसे विभेदी कीमत कहा जा सकता है। देखो ऑप्शन में है कोयले की कीमत में 20% की कमी। बी नंबर पर है इंडियन रेलवे में 3 टियर व्यवस्था का आरंभ। सी नंबर पर है राशन में दी जाने वाली चीनी की सस्ती दर। और डी में है खाना पकाने के लिए गैस की कीमत में वृद्धि। तो जानते रहिएगा, इन सभी में हम जो सही की बात करें कि विभेदी कीमत हम किसे कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है इंडियन रेलवे में 3 टियर व्यवस्था का आरंभ, इसको हम कहते हैं विभेदी कीमत। तो इसलिए हम यहाँ पे बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाशोषण तो समाशोधन गृहों का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो जानते हैं कि समाशोधन जो गृह जो बनाए जाते थे उसका जो प्रारंभ हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समाशोधन गृह का मुख्य कार्य क्या है। तो जानते हैं कि भारत में जो समाशोधन गृह का जो मुख्य कार्य है वह आपसी लेन देन का निपटारा कराना। तो आपसी लेन देन का निपटारा कराना देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर दें। 97 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान शेष को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जानते हैं कि भुगतान शेष को अपने पक्ष में करने के लिए निर्यात को बढ़ाना चाहिए। तो निर्यात को बढ़ाने की बात देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदारीकरण है। तो उदारीकरण किसे कहते हैं, तो जानते रहिएगा विनिमय नियंत्रण में वृद्धि करना। विनिमय नियंत्रण में वृद्धि करने को ही उदारीकरण कहते हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, विनिमय नियंत्रण को वृद्धि करना, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है MV प्लस M1 और V1। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि यहाँ M1 से क्या आशय है। तो जानते हैं कि यहाँ M1 का जो मतलब है वह है साख पत्र की मात्रा। तो साख पत्र की मात्रा देखिए कहाँ, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 100 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जानते हैं कि लाभ का जो नव प्रवर्तन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था शुम्पीटर द्वारा। तो शुम्पीटर ने किया था। शुम्पीटर देखिए कहाँ, देखिए शुम्पीटर आए हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए ऊपर आ जाएंगे 105 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। तो क्या है उद्देश्य, तो जानते रहिएगा भारत में जो आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है, जानते रहिएगा आर्थिक साधनों का समान वितरण। आर्थिक साधनों का समान वितरण करना ही भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। तो आर्थिक साधनों का समान वितरण देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर देखिए 106 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र कहां तक है। तो जानते हैं जो केंद्रीय जो सहकारी बैंक होते हैं उसका कार्यक्षेत्र जिला स्तर तक होता है। तो जिला देखिए कहां, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर बाजार में बियर मार्केट क्या होता है। तो जानते हैं कि शेयर बाजार में जो बियर मार्केट होता है, जानते रहिएगा शेयर कीमतों में गिरावट की दीर्घ अवधि। जानते हैं कि शेयर कीमतों में गिरावट की जो दीर्घ अवधि होती है उसी को हम बोलते हैं शेयर मार्केट में, जानते रहिएगा बियर मार्केट। और देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में आया है कि शेयर कीमतों में गिरावट की दीर्घ अवधि, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 108 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं। तो जानते रहिएगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय में जो आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं वो मुख्य रूप से कृषि उत्पादन से प्रभावित होते हैं। कृषि उत्पादन देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 101 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है तो कौन सी है। तो जानते रहिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुद्रा है वो डॉलर है। डॉलर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 102 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कर का आरोपण केंद्र सरकार करती है किंतु संग्रहण एवं विनियोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो जानते रहिएगा वो कर है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे।
देंगे। फिर देखिए 103 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। तो जानते हैं कि भारत में जनसंख्या का विस्फोट का जो मुख्य कारण है वो है बढ़ती हुई प्रजनन क्षमता और गिरती हुई मृत्यु दर। तो ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आया है कि बढ़ती हुई प्रजनन क्षमता और गिरती हुई मृत्यु दर, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 104 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह विश्लेषण किया जा सकता है। तो किस प्रकार से किया जा सकता है, तो जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्लेषित किया जा सकता है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आया है डी में आया है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 109 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी तथा एटीसी वक्रों का स्वरूप होता है। तो कैसा होता है, जानते हैं कि एबीसी तथा एटीसी का जो वक्रों का जो स्वरूप होता है वो होता है यू का आकार का। तो यू का आकार देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 110 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 100वीं इकाई की कुल लागत 2000 रुपए हो तथा उससे एक कम इकाई अर्थात 99वीं इकाई की कुल लागत 1900 रुपए हो तो सीमांत लागत होगी। तो सीमांत लागत कितनी होगी, तो जानते हैं कि सीमांत लागत होगी 100 रुपए। 100 रुपए देखिए कहाँ, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 111 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि औसत लागत वक्र यू आकार का होना किस नियम पर आधारित है। तो जानते रहेगा औसत लागत वक्र का यू आकार का होना जो है ये नियम पे आधारित है, जानते रहेगा परिवर्तनशील अनुपात नियम पे। तो परिवर्तनशील अनुपात देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, परिवर्तनशील अनुपात नियम, तो हम बी नंबर को क्लिक। तो 12 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि अल्पकाल से क्या आशय है। तो जानते रहेगा अल्पकाल से मतलब होता है मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित करने में लगने वाले समय से होता है। तो जानते रहेगा देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में आया है, मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित करने में लगने वाले समय, तो इसलिए हम यहाँ पे सी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 113 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्या होता है, देखो ऑप्शन में है अधिकतम लाभ की स्थिति को प्राप्त करना, बी नंबर पे है संतुष्टि को अधिकतम करना, सी नंबर पे है उत्पादक से घनिष्ठ संबंध रखना, और डी में है विक्रय में वृद्धि करना। तो जानते रहिएगा उपभोक्ता को जो मुख्य काम होता है, जो मुख्य लक्ष्य होता है वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करना होता है। और देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है संतुष्टि को अधिकतम करना, तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 114 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिज रेखाएं कहा जाता है। तो किसे रिज रेखाएं कहते हैं हम, तो जानते रहेगा उत्पादन की प्राविधिक सीमा को प्रदर्शित करने वाली रेखा को ही हम रिज रेखा कहते हैं। और देखिए ये आया है ऑप्शन नंबर ए में है उत्पादन की प्राविधिक सीमा को प्रदर्शित करने वाली रेखा, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 115 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की उत्पादन लागत किन चरों पर निर्भर करती है। देखिए ऑप्शन ए में है उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों का मूल्य जो उन्हें चुकाया जाता है, बी नंबर पर है उत्पादन फलन, सी नंबर पर है उत्पादन की अवधि, और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक करेंगे। 120 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। तो क्या है, देखिए ऑप्शन में है काले बाजार का उदाहरण, बी नंबर पर है अच्छे बाजार का उदाहरण, सी नंबर पर है दोनों प्रकार के बाजारों का उदाहरण, डी में है किसी प्रकार के बाजार का उदाहरण नहीं है। तो जानते रहेंगे जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है वो अच्छे बाजार का उदाहरण है। अच्छा देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र की दृष्टि से ऐसी वस्तुओं का बाजार क्षेत्रीय होता है जो, अब देखिए ऑप्शन में क्या है, शीघ्र नष्ट होने वाली होती है, बी नंबर पर शीघ्र नष्ट होने वाली व भारी होती है, सी नंबर पर टिकाऊ होती है, डी पर है अल्पकालीन होती है। तो जानते हैं जो क्षेत्र की दृष्टि से ऐसी वस्तुओं का बाजार जो क्षेत्रीय होती है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी शीघ्र नष्ट होने वाली व भारी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रामाणिक मुद्रा बनी होती है। तो प्रामाणिक जो मुद्रा होती है किससे बनती है, तो जानते हैं कि जो प्रामाणिक मुद्रा होती है वो स्वर्ण एवं रजत की होती है। तो स्वर्ण एवं रजत देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 123 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कागजी मुद्रा का प्रचलन है तो कहाँ पे है। तो जानते हैं जो कागजी मुद्रा का जो प्रचलन है वो पूरे विश्व में है, किसी एक जगह नहीं है। तो संपूर्ण विश्व या पूरा विश्व देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है संपूर्ण विश्व में, तो इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 116 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के आयोजन से मुख्य लाभ प्राप्त होता है। तो किसे होता है, देखो ऑप्शन ए में है धन का समान वितरण होता है, बी नंबर पे धन का असमान वितरण है, सी नंबर पे है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय औसत में वृद्धि होती है, और डी में है सामाजिक बुराइयों का निराकरण। तो जानते रहिएगा भारत के जो आयोग के जो मुख्य लाभ है वो है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि करना, और ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा को कैसे किया जाए। तो जानते रहिएगा बेरोजगारी की समस्या
का निदान करने के लिए या दूर करने के लिए यह आवश्यकता है कि जो शिक्षा है उसे रोजगार परक बनाया जाए, मतलब रोजगार देने वाली शिक्षा बनाया जाए। तो रोजगार परक वाला देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, रोजगार परक बनाया जाए, तो इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 118 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या पर काबू पाने का सर्वश्रेष्ठ कारगर उपाय है, तो क्या है, तो जानते रहिएगा जनसंख्या पर काबू पाने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन देखिए कहां, देखो ऑप्शन बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 119 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्याज की दर में भिन्नता के कारण बताइए, तो देखिए ऑप्शन ए में है पूंजी की मांग, बी नंबर पे है पूंजी की मांग व पूर्ति, सी नंबर पे ऋण देने में जोखिम, और डी में उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा ब्याज की दर में विभिन्नता का जो मुख्य कारण होता है ये सभी है, पूंजी की मांग भी है, और बी नंबर पूंजी की मांग व पूर्ति भी है, सी नंबर ऋण देने में जोखिम भी है, इसलिए ऑप्शन हमारा जो डी है उपयुक्त सभी, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 124 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुद्रा के लिए आवश्यक है, तो मुद्रा के लिए क्या आवश्यक है कि वह कैसी हो, देखिए ऑप्शन में है परिवर्तनशील हो, बी नंबर पे है सर्वमान स्वीकृत हो, सी नंबर पे है अपरिवर्तनशील हो, और डी में है सर्वमान अस्वीकृति हो। तो जानते रहिएगा मुद्रा के लिए आवश्यक होता है कि वह सर्वमान्य भी हो और स्वीकृत भी हो, और देखिए ये कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 125 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वितरण में प्रबंधन को मिलने वाले अंश को क्या कहते हैं, तो जानते रहिएगा वितरण में प्रबंधन को मिलने वाला जो अंश है उसे हम पारितोषिक कहते हैं, तो पारितोषिक देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वितरण किन किन में किया जाता है, तो जानते रहिएगा वितरण जो किया जाता है, देखो ऑप्शन ए में है भूमिपति को, बी नंबर पे है श्रमिक को, सी नंबर पे है साहसी को, और डी नंबर पे है उपयुक्त सभी। तो जानते हैं वितरण जो होता है वो सभी में किया जाता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 127 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विनियम बैंक है, तो विनियम बैंक क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो आया है यह बैंक विदेशी व्यापार की वित्त पूर्ति करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो जो विनिमय बैंक है इसका काम ही होता है कि यह बैंक विदेशी व्यापार की वित्त पूर्ति करता है, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा पदार्थ में गुण होना चाहिए, तो क्या गुण होना चाहिए, तो जानते रहिएगा मुद्रा जो पदार्थ है वह जो है वहनीयता होनी चाहिए, उसमें वहनीयता देखिए कहां आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 129 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार है क्योंकि, अब क्योंकि के बाद देखिए ऑप्शन दे दिया, ए नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मुद्रा के मूल्य में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थायित्व होता है, बी नंबर पे है मुद्रा में सर्वमान स्वीकृति का गुण होता है, सी नंबर पे है मुद्रा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है, और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा मुद्रा अस्थायित्व भुगतान का आधार होता है क्योंकि हमारे जो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही सही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 130 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी चल पूंजी नहीं है, देखो ऑप्शन में बीज, बी नंबर पे है कोयला, सी नंबर पे है पेट्रोल, और डी में है यंत्र। तो जानते हैं कि चारों की बात करें जो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है यंत्र जो है ये चल पूंजी नहीं है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। इस नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम से आशय है, तो श्रम का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्शन ए है केवल शरीर से किया गया श्रम, बी नंबर पे है केवल द्रव्य कमाने के लिए किया गया श्रम, सी नंबर पे है केवल मस्तिष्क से किया गया श्रम, और डी में है केवल मनोरंजन हेतु किया गया श्रम, तो उसको कहते हैं श्रम। तो जानते रहिएगा श्रम का मतलब होता है केवल द्रव्य कमाने के लिए किया गया श्रम, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 132 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी श्रमिक की कार्यकुशलता की जानकारी होती है, तो कैसे होती है, तो उसके देखिए ऑप्शन में है उसके उत्पादन की मात्रा से, बी नंबर पर उसके उत्पादन की किस्म से, सी नंबर पर है उसके उत्पादन की अवधि से, और डी में है उसके उत्पादन की मात्रा किस्म व अवधि, मतलब तीनों से होती है। तो जानते रहिएगा किसी श्रम की जो कार्यकुशलता की जो जानकारी होती है वो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है उसके उत्पादन की मात्रा, किस्म और अवधि इससे होती है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 137 नंबर पे ऊपर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार उत्पादन में मौखिक साधन दो ही हैं और वे कौन कौन से हैं, तो जानते रहिएगा वो दो हैं भूमि व श्रम। तो जानते रहिएगा भूमि व श्रम को ही उन्होंने केवल दो ही मौखिक साधन माने हैं, इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी में है भूमि व श्रम, तो इसलिए बी नंबर को क्लिक कर दें। 138 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि धनी व्यक्ति की अपेक्षा निर्धन व्यक्ति को अपनी आय का भोजन पर, तो भोजन पर कितना खर्च करना पड़ता है, जो भी उसको कमाता है उसका कितना परसेंट अपने भोजन पे वो खर्च करता है, कम करता है, ज्यादा करता है या बराबर करता है। तो जानते रहिएगा जो धनी व्यक्ति की अपेक्षा जो निर्धन व्यक्ति होता है वो अपनी आय पर अधिक प्रतिशत भाग व्यय
करना पड़ता है, मतलब जो भी वो कमाता है उसका ज्यादातर हिस्सा उसके खाने पीने में ही खर्च हो जाता है। और देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, अधिक प्रतिशत भाग व्यय मतलब खर्च करना पड़ता है, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 139 नंबर देखिए कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यों ज्यों किसी परिवार की आय में वृद्धि होती है, शिक्षा, मनोरंजन व स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात, अब अनुपात क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर क्या होता है, तो जाते रहेगा जैसे जैसे किसी परिवार की आय बढ़ती है मतलब उसकी आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों पे जो उसका खर्च है वो खर्च भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और बढ़ने की बात देखिए कहाँ आया है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है, बढ़ता जाता है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीवन स्तर की निम्नता के मुख्य आर्थिक कारण हैं, तो क्या है, देखो ऑप्शन में है अशिक्षा एवं अज्ञानता, बी नंबर पे अविवेक एवं धर्मांधता, सी नंबर पे है प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम उपयोग न होना, और डी में है असभ्यता। तो जानते हैं कि भारत में जीवन स्तर की निम्नता के जो मुख्य आर्थिक जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी है, प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम उपयोग न होना, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 133 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, तो भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, देखो ऑप्शन ए है कि नहीं किया जा सकता, बी में है किया जा सकता है, सी में है ऐसा संभव नहीं, डी में है बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो जानते हैं कि भूमि के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 134 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी भूमि है, देखिए ऑप्शन में है सूर्य का प्रकाश, बी नंबर पे है बनावटी झील, सी नंबर पे है नदी का पानी, और डी में है सूर्य का प्रकाश तथा नदी का पानी। तो जानते रहेगा इन सभी में हम बात करें भूमि कौन सी है, तो भूमि की कैटेगरी में रखा गया ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है, सूर्य का प्रकाश भी है और नदी का पानी भी है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू नौकर को उत्पादक कहा जा सकता है क्योंकि वह क्या है, तो देखिए ऑप्शन में है सेवा द्वारा तुष्ट गुण का सृजन करता है, बी नंबर पे ज्ञान द्वारा तुष्ट गुण का सृजन करता है, सी में तुष्ट गुण बढ़ाता है, डी में तुष्ट गुण घटाता है। तो जानते हैं कि घरेलू नौकर को उत्पादक कहा जा सकता है क्योंकि वह ज्ञान द्वारा तुष्ट गुण का सृजन करता है, तो ज्ञान द्वारा तुष्ट गुण का सृजन कहाँ आया है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 136 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन की क्रिया में मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि हेतु तुष्ट गुण, तो तुष्ट गुण क्या होता है, देखिए ऑप्शन में बढ़ाया जाता है, बी नंबर पे घटाया जाता है, सी में नष्ट किया जाता है और डी में सृजन किया जाता है। तो जानते रहिएगा उत्पादन की क्रिया में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु जो तुष्ट गुण होता है उसका सृजन किया जाता है, तो सृजन किया जाता है कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 141 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय व शिक्षा तथा अन्य परिस्थितियों के समान होने पर भी उनके रहन सहन के स्तर में भिन्नता का मुख्य कारण होता है, तो क्या कारण होता है, देखिए ऑप्शन में है उच्च शिक्षा, बी नंबर है व्यय करने का तरीका, सी नंबर पे है अपव्यय करना, सी नंबर पे डी पे है मितव्ययी होना। तो जानते रहिएगा मुख्य जो उनका कारण होता है उनके बीच का वो होता है व्यय करने का तरीका, मतलब पैसे को खर्च करने का तरीका, वो किन किन चीजों पे कैसे कैसे खर्च करते हैं, और ये दिखा है ऑप्शन नंबर बी में है व्यय करने का तरीका, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन स्तर को उच्च करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या करे, देखिए ऑप्शन में है कम आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बी नंबर पे आरामदायक वस्तुओं का उपभोग करे, सी नंबर पे सादा जीवन व्यतीत करे और डी में है अधिकाधिक, तो अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो जानते रहिएगा जीवन स्तर को उच्च करने के लिए यह आवश्यक है कि वो अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, मतलब जितना उसको चीजों को आवश्यकता है उसको ज्यादा से ज्यादा पूरा करने की वो कोशिश करे, और यह है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक। 40 नंबर ही क्वेश्चन कह रहा है कि कुल उपयोगिता वक्र, तो जो कुल उपयोगिता वक्र होती है वो क्या होती है, देखो ऑप्शन में सदैव नीचे गिरती है, बी नंबर पे सदैव ऊपर उठता है, सी नंबर पे है पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि जो कुल उपयोगिता वक्र होता है वो हमेशा ही पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता है, और देखिए ऑप्शन नंबर सी में है पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता है, तो हम सी नंबर 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता के स्वरूप हैं, तो सीमांत उपयोगिता का क्या स्वरूप है, तो देखिए ऑप्शन में है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, बी नंबर पर है शून्य सीमांत उपयोगिता, सी में है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता और डी में उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा सीमांत उपयोगिता का जो स्वरूप है वो सभी हैं और ए बी सी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है उपयुक्त सभी, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 145 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व विभाग में, तो राजस्व विभाग में क्या होता है, देखिए ऑप्शन में है व्यक्तिगत आय व्यय का अध्ययन होता है, बी नंबर पर है समाज का अध्ययन होता है, सी नंबर पर है उत्पादन के साधनों का अध्ययन होता है,
होता है, और डी में है सार्वजनिक आय एवं व्यय का अध्ययन होता है। तो जानते रहिएगा राजस्व विभाग में सार्वजनिक आय एवं व्यय का ही अध्ययन होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 146 में क्वेश्चन कह रहे हैं कि लाभ के प्रायोगिक सिद्धांत का विवेचन किस अर्थशास्त्री ने किया। तो जानते हैं लाभ के प्रायोगिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किया था वो किया था जेबी क्लार्क ने। तो जेबी क्लार्क देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 147 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में फर्म की संस्थिति की स्थिति होगी, तो क्या स्थिति होगी उसकी। तो जानते रहिएगा जो एकाधिकारिक जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो फर्म की संस्थिति की जो स्थिति होगी वो जानते रहिएगा ए आर इक्वल जो होगा वो ए सी को होगा, लेकिन जो ए आर जो होगा वो ग्रेटर होगा एम सी से। और ये देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया है ए आर होगा इक्वल ए सी के, लेकिन देखिए आया है ए आर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एम सी से, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा आकलित की जाती है। तो जानते रहिएगा जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पैमाने के प्रतिफल के कौन सी अवस्था होती है। देखिए ऑप्शन में है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, बी नंबर पर है पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल की अवस्था, सी नंबर पे पैमाने की घटते हुए प्रतिफल की अवस्था, और डी में उपयुक्त सभी। तो जानते हैं कि पैमाने की जो प्रतिफल की जो अवस्था होती है वो सभी होती है, ए बी सी जो बताए गए हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 150वां और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि सभी साधनों को 25% से बढ़ाया जाए जिसके फलस्वरूप उत्पादन 30% से बढ़े तो यह प्रतिफल की कौन सी अवस्था होगी। तो जानते रहेगा यह जो प्रतिफल की जो अवस्था होगी जानते रहिएगा पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था इसे हम बोलेंगे। तो पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे, अगर सारे समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज कितने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।